नेता मायावती ने राहुल गांधी के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है जिसमें उन्होंने कहा कि हम बीएसपी को भी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहते थे, लेकिन बीएसपी शामिल नहीं हुई। बीएसपी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और उसने ये बता दिया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के ही नेताओं का ये कहना है कि इंडिया गठबंधन में बीएसपी को बुलाया ही नहीं गया। अगर बुलाया गया होता तो जरूर बीएसपी उसमें शामिल होने पर विचार कर सकती थी। इसका मतलब ये है कि अब बहुजन समाज पार्टी के भीतर भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। बीएसपी नेता मायावती लगातार इस पर ट्वीट कर रही हैं और ये बहस कब से शुरू हुई? ये बहस कल राहुल गांधी जब रायबरेली पहुंचे, अपने संसदीय क्षेत्र जहां से वो चुनकर आए हैं लोकसभा में, वहां उन्होंने बातचीत के दौरान वहां कुछ लोगों से ये कहा, इस बात की जानकारी उनके साथ साझा की कि हम लोग चाहते थे कि बीएसपी के नेता मायावती आए, बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आए, और अगर इंडिया गठबंधन में बीएसपी आई होती तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो सकता था लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से और दूसरे राज्यों से भी। इस तरह की बात हम राहुल गांधी का वो वीडियो आपको दिखाएंगे, उस जो वार्तालाप वो कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसको सुनाएंगे। लेकिन उसके बाद बीएसपी नेता मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर उसी तरह से निशाना साधा है जैसे आमतौर पर वो साधती है। खास तौर पर जब उनके ऊपर ये आरोप चस्पा होने लगते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने में मदद करती है। हालांकि ये आरोप अभी दिल्ली चुनाव में भी लगे और यहाँ भी कहा गया कि उन्होंने अपने सभी सीटों पर चुनाव लड़े, दूसरे राज्यों में भी, और वहाँ बहुजन समाज पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाती दिखती है। अब एक बार फिर जब बीएसपी के नेताओं के भीतर गठबंधन में आने की बातें हो रही हैं, इंडिया गठबंधन में, तो इसका क्या नतीजा होगा? बीएसपी नेता मायावती की इसमें क्या स्वीकृति होगी, या फिर पार्टी के भीतर इसको लेकर अब एक उथल पुथल चल रही है? बीएसपी में भी बहुत कई सारे सवाल हैं, क्योंकि बीएसपी की स्थिति पिछले करीब 10 साल से जिस तरह से लगातार नीचे जाती हुई दिखाई पड़ रही है। केवल इस दौरान सिर्फ एक बार ऐसा लगा कि बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ने वाली है, और वो लगा था 2019 में जब बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। लेकिन उसके बाद से और उसके पहले से भी लगातार गिरावट का दौर जारी है। पार्टी की लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, हर जगह मौजूदगी न के बराबर रह गई है। और यही नहीं, पार्टी के तमाम नेता जो है वो भी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। पार्टी में बहुत कम लोग बचे हुए हैं, और एक तरीके से जो उसके संस्थापक सदस्य बहुत सारे रहे, उनमें से तो शायद ही अब कोई बचा हुआ हो। तो ये सारी स्थितियां बीएसपी के अंदर है, लेकिन बावजूद इसके जो लोग बचे हुए हैं वो बीएसपी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको भी लगता है कि ये मजबूती तभी मिलेगी जब इंडिया गठबंधन में बीएसपी शामिल होगी, ऐसा कहना है। पहले सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा बीएसपी को लेकर, कि लोकसभा चुनाव के समय बीएसपी क्यों नहीं आई, और जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है उन्होंने किस तरह से कोशिशें की थी बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की। का वो बयान सुनाते हैं हम लोग, लेकिन अमलेंदु जी और मायावती का जो आज सुबह उन्होंने ट्वीट किया है, कांग्रेस पर जो हमला बोला है, उसको भी सुनाएंगे। बीएसपी के नेता जो कह रहे हैं कि हमको बुलाया नहीं गया, इन सब पर भी चर्चा होगी। लेकिन अमलेंदु जी, बहुत बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के भीतर भी अब ये सीधे तौर पर कहा जाने लगा है कि इंडिया गठबंधन में उनकी यानी बीएसपी की जाने की भी इच्छा रही है। भले ही कहा जा रहा है कि हमको नहीं बुलाया गया, अब ये तो जिन्होंने बुलाया और जिनको नहीं, जो कह रहे हैं नहीं बुलाया गया, वही जान सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जबरदस्त कयास इसके लग रहे थे कि बीएसपी भी इंडिया गठबंधन में शामिल रहेगी, हालांकि नहीं रही शामिल। हाँ समीर जी, जिस समय गठबंधन की बातें चल रही थी कि कौन कौन गठबंधन में शामिल होगा, उस समय काफ़ी चर्चाएं थी कि बीएसपी भी शामिल होगी। और फिर ये पहले कहा गया कि अखिलेश यादव ने इस पर जो है वो अपनी वीटो पावर लगा दिया है कि मायावती की एंट्री नहीं होगी। लेकिन बाद में अखिलेश यादव की तरफ से ये बयान आ गया था कि नहीं, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, और वो आती हैं तो अच्छा रहेगा, तो इस बातें भी आ गई थी। उसके बाद फिर मायावती का ही जो था वो बयान आ गया था कि कांग्रेस और भाजपा एक जैसे ही हैं और हम जो है वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और हम किसी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका बयान आ गया था।
समझा यह जाता है समीर जी, जो कि चर्चाएं हैं वो चर्चाएं ये हैं कि चूंकि बहन जी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव एजेंसियों का था और अभी भी वो दबाव है, और इसीलिए बहन जी जो है वो एक तरह से कहा जाए जो अपना आर्थिक साम्राज्य है उसको बचाने के लिए लगातार समझौते कर रही है। इस तरीके की चर्चाएं चलती रहती हैं। अब ये चर्चाएं कितनी सही है कितनी गलत है हम नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये चर्चाएं हैं। ये चर्चाएं जो है इनके मुताबिक जो है ये समझा सकता है कि इस तरीके से जो है वो मतलब बहन जी को लेकर जो है वो बातें चलती रहती हैं। तो बहन जी जो कर रही हैं उसके पीछे साफ समझा सकता है कि एजेंसियों का दबाव है और किस तरीके से एक तरीके से कहा जाए कि गठबंधन जो बीजेपी के खिलाफ बन सकता है उसको कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, ये चीज़ें साफ होती हैं। लेकिन अब इधर जो बातें आई, जिस तरीके से बहन जी लगातार ट्वीट करती हैं, बहन जी जिस तरीके से हमला करती हैं, अभी भी जो उन्होंने हमले किए समीर जी, उन हमलों से ये साफ समझा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर उनके मन में अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ है, वो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। वो कांग्रेस पे जो है वो जोर से हमला करती हैं, ये चीज समझ में आती है। अब जैसे आज ही उन्होंने जो ट्वीट किया, जो उसमें लिखा उन्होंने कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, ये आम चर्चा है जिसके कारण यहाँ बीजेपी सत्ता में आ गई है, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि यह पार्टी अपनी ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी ना बचा पाए। अब ये कहना समीर जी, आपने ठीक है ये तो कह दिया कि कांग्रेस अपनी जमानत नहीं बचा पाई, इसी टीम थी, तो आप क्या कर रही थी? बिल्कुल, ये एक बार क्या कर रही थी, एक बार उनके ट्वीट को उन्होंने जो लिखा हुआ है उसको एक बार बता देते हैं दर्शकों को कि कांग्रेस ने, उन्होंने 3 पॉइंट में अपना ट्वीट लिखा है कि कांग्रेस ने आम चुनाव में, दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। ये आम चर्चा है जिसके कारण यहां बीजेपी सत्ता में आ गई है, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि ये पार्टी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी न बचा पाए। दूसरा पॉइंट लिखती आता है, इस पार्टी बड़ी बहुत स्वच्छ भाषा में लिखती हैं। लगता है ये लिखा हुआ उनका नहीं है, ये ट्वीट जो है शायद मिश्रा जी का लिखा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। अब ये तो उनकी पार्टी बता सकती है अमलेंदु जी, लेकिन वो दूसरा पॉइंट जो लिख रही है, अतः इस पार्टी के सर्वा श्री राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर व खासकर बीएसपी की प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में भी जरूर झांक कर देखना चाहिए, तो यह बेहतर होगा। इनको यही सलाह है, उनको कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को उन्होंने सलाह दी है। तीसरा पॉइंट लिखती है कि साथ ही दिल्ली में बनी नई भाजपा सरकार को यहाँ चुनाव में खासकर जनहित व विकास संबंधी किए गए अपने तमाम वादों को समय से पूरा करने की चुनौती है, वरना आगे चलकर इस पार्टी का भी हाल वही हो, कहीं कांग्रेस जैसा बुरा ना हो जाए। तो ले देकर के उन्होंने एक सलाह दी है राहुल गांधी को और भारतीय जनता पार्टी को भी। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि कहीं न कहीं उनका सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के प्रति दिख रहा है और एक चेतावनी कि आप बढ़िया काम करिए, नहीं तो आपका भी हाल ये होगा कि आप फिर 27 साल के लिए बाहर हो जाएंगे। पर ये जो बातें लगातार हो रही हैं कि बीएसपी अपने जानबूझकर ऐसा कर रही है, क्योंकि लगातार 1-2 चुनाव में अगर हो तो ठीक है, और उनका जो मतदाता है, ये भी कहा जाता है कि खासकर उत्तर प्रदेश में जो बीएसपी का मतदाता अभी तक उनके साथ बिल्कुल इंटैक्ट रहा है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव से वो उनसे अलग होने लगा। कभी वो बीजेपी की ओर जाता दिखा और अब सीधे तौर पर दिख रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन की तरफ चला जा रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए बीएसपी के भीतर भी एक जबरदस्त हलचल है कि आखिर फिर पार्टी का भविष्य क्या होगा। और निश्चित तौर पर बीएसपी नेता मायावती पर दबाव है, लेकिन उनके यहाँ पार्टी में उस तरीके का नहीं है कि और भी नेता उनके मर्जी के खिलाफ कुछ जाकर बयान दे सके। हाँ, एक तो समीर जी देखिए, उनके ट्वीट भी जो है ये पता नहीं मिश्रा जी ने लिखा या किसने लिखा है कह नहीं सकते, लेकिन जो दूसरे नंबर का उनका ट्वीट है उसमें वो कह रही हैं कि श्री राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए ऐसा प्रहार, खासकर बसपा प्रमुख पर। जी, तो बहन जी जब खुद ही ट्वीट कर रही हैं तो इसका मतलब समीर जी ये ट्वीट किसी और के द्वारा लिखा गया है, वरना बसपा प्रमुख को बंदा कहती हैं कि भैया बीएसपी या मुझ पर या मुझे प्रहार करने की बजाय आपको ये नहीं लिखना चाहिए। तो ये समझा सकता है ये ट्वीट किसी और का लिखा हुआ है। अब वो कहाँ से लिख कर आया है वो ये हम नहीं कह सकते, तो जिसने मतलब बहन जी बता सकती हैं ये ट्वीट कहाँ से आया, लेकिन वो बता रही है इधर। लेकिन समीर जी जो उनके पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुधींद्र भदौरिया और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, हालांकि अब वो प्रवक्ता नहीं है आधिकारिक तौर पर, चूंकि सारे प्रवक्ता उन्होंने भंग किए
किए हुए बहन जी ने। उनके एक प्रवक्ता जो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ करते थे वो तो भाजपा में चले गए हैं, धर्मवीर चौधरी जी। तो लेकिन सुधीन भदौरिया सुधीन भदौरिया मुख्य चेहरा थे टीवी चैनलों हाँ, पर, बीएसपी के लिए टीवी बहस चैनल करते थे, बहस करते थे, मुख्य चेहरा थे और दिल्ली में प्रमुख प्रवक्ता भी वही रहे, वही रहे, अब नहीं है जी। तो वही रहे। तो उनका कहना ये है कि कांग्रेस के लोग हमेशा दोहरी बातें करते हैं और मायावती जी के साथ दलों का यही रवैया रहा है। और उनका जो कहना है समीर जी, जो कल उनकी जो प्रेस में आई हैं बातें, उनका कहना है कि जब इंडिया गठबंधन का गठन हुआ तो मुंबई में बैठक आयोजित की गई, तो जब पूछा गया क्या मायावती को बुलाया गया है तो जवाब आया कि उन्हें क्यों बुलाया जाएगा। और इसके बाद वो कहते हैं इसके बाद जब इंडिया अलायंस की दूसरी बैठक हुई थी तब भी मायावती के शामिल होने को लेकर खड़गे से सवाल किया गया तो उनका जवाब था मायावती को नहीं बुलाया गया, ये घटनाएं रिकॉर्ड में है। यानी एक तरीके से सुधीन भदौरिया ये कहना चाहते हैं शायद कि बहन जी को बुलाया ही नहीं गया तो हम इंडिया गठबंधन में जाते कैसे, ये कहना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से सफाई जो है, यानी राहुल गांधी ने जो प्रहार किया वो एकदम निशाने पर जाकर लगा है और बीएसपी जो है और बहन मायावती जी जो है वो ये अब सफाई देने पर मजबूर हो गई हैं कि वो बीजेपी की बी टीम की तरीके से काम नहीं कर रही हैं। हालांकि जो काम है उनके वो समझे यही जा रहे हैं कि वो बी टीम की तरीके से ही काम कर रही है, बल्कि कई मामलों में तो भारतीय जनता पार्टी जिन मामलों में अपना बचाव नहीं कर पाती वो बहन जी आकर उसका बचाव करती हैं। बिल्कुल। तो एक बार सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। रायबरेली के दौरे पर है राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में और वहां उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत की और उस दौरान ये बात उन्होंने कही, खासकर जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ बातचीत में। और इस बात को लेकर ये चर्चाएं वास्तव में पहले से चल रही थी कि बीएसपी शामिल होगी या नहीं होगी, बल्कि जब बीएसपी शामिल नहीं हुई और उसने सभी जगहों पर कैंडिडेट खड़े किए, हालांकि कुछ जगहों पर अमलेंदु जी शुरुआत में ऐसा लगा कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे खड़े किए हैं जो बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और इंडिया गठबंधन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी ऐसा लगा कि बीएसपी बहुत मजबूती के साथ और स्ट्रेटेजिक तरीके से चुनाव लड़ रही है, लेकिन जैसे ही उन्होंने जौनपुर में अपने टिकट को बदला, उसके अलावा कई दूसरे टिकट भी बदले, ये साफ हो गया कि बीएसपी अब चुनाव नहीं लड़ रही है, कम से कम जीतने के लिए तो नहीं लड़ रही है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए एक बार फिर ये आरोप लगे कि बीएसपी ऐसी कोशिश कर रही है कि बीजेपी को फायदा हो। हालांकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ, एनडीए गठबंधन को, और बीएसपी को भी सीटें नहीं आई। बीएसपी का वोट परसेंटेज भी बहुत ज्यादा कम हो गया। सीधे तौर पर उनका मतदाता जो था, जो बहुत समर्पित तरीके से लगा रहता था, वो भी छिटक गया इस लोकसभा चुनाव में। सुनते हैं राहुल गांधी को क्या कहा उन्होंने। जी संवाद कर रहे थे राहुल गांधी रायबरेली में और उसमें उन्होंने बातचीत के दौरान ये बात कही कि बीएसपी नेता मायावती नहीं लड़ी इंडिया गठबंधन के साथ और अब उनकी पार्टी की तरफ से ये जो अब सफाई आई है कि उनको बुलाया ही नहीं गया। अब ये देखने वाली बात है कि इंडिया गठबंधन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनता है। क्या बीएसपी उसमें अब शामिल होगी या बीएसपी को शामिल करने की कोशिशें की जा रही हैं या अब बीएसपी की जरूरत नहीं समझी जा रही है, बहुत सारे उसमें सवाल हैं। लेकिन बात अगर एनडीए गठबंधन की भी की जाए अमलेंदु जी, तो एनडीए गठबंधन में जो दरार लगातार दिखाई पड़ रही है वो और मजबूत होती जा रही है। खासकर जब दिल्ली में अभी कल शपथ ग्रहण समारोह था मुख्यमंत्री का, रेखा गुप्ता का, और उसके बाद ही एनडीए के तमाम जो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनकी भी बैठक बुलाई गई थी। उसमें एक नेता की गैर मौजूदगी सबसे ज्यादा चर्चा में रही और वो रही नीतीश कुमार की। और नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि बिहार में एनडीए के जितने घटक दल हैं, यानी चिराग पासवान भी नहीं पहुंचे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कैबिनेट मंत्री होते हुए जीतन राम मांझी भी शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे। इसको किस तरीके से देखा जाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश थी कि इसको एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के रूप में रखा जाए। सबसे बड़ा ग्राउंड माना जाता है रामलीला ग्राउंड, वहां शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। नीतीश कुमार के ना आने की वजह और नीतीश कुमार के साथ साथ ये जो दोनों नेता भी नहीं आए, और पिछले काफी दिनों से जो चर्चाएं चल रही हैं कि तेजस्वी यादव के साथ भी चिराग पासवान की बातचीत हो रही है, एनडीए का की जो संरचना है बिल्कुल बदल सकती है, नीतीश इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, ये सब क्या इन्हीं चीजों की तरफ इशारा कर रहा है अमलेंदु जी?
देखिए समीर जी, कुछ ना कुछ तो निश्चित तौर पे बिहार में चल रहा है, और खास तौर से मतलब बिहार के अलावा अगर देखा जाए तो एनडीए में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, और ये चीज़ें साफ तौर पर समझ में आ रही हैं। नीतीश कुमार का नहीं आना और रेखा गुप्ता जो है उनके उसमें शपथ ग्रहण समारोह में, और एक तरीके से देखा जाए समीर जी की जो एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक है उससे भी गायब रहना, ये साफ तौर पे दिखाता है कि कुछ ना कुछ अंदर तौर पे गड़बड़ चल रहा है। हम लोग जब कल समिति चर्चा कर रहे थे इसी लाइव में, और जब रेखा गुप्ता शपथ ले रही थी, योगी आदित्यनाथ का भी उसी समय ट्वीट आ गया था उनको बधाई का। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार जी का कल शाम को जाकर आया है, और एक तरीके से कहा जाए कि बहुत देर से आया, मतलब शाम में वगैरह, लेकिन रात में आप समझ सकते हैं कि रात में करीब उनका जो था वो रेखा गुप्ता जी के लिए ट्वीट आया, तो ये समझा सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। और रही सही कसर जो थी, जो आरजेडी के विधायक है भाई वीरेंद्र, उन्होंने कल जो एक बयान दिया, उसके बाद नीतीश कुमार की तरफ से या आरजेडी की तरफ से उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उनका कहना यह था कि जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार जो थे वहां नहीं गए दिल्ली और रेखा गुप्ता के उसमें, तो उनका वहां क्यों जाएंगे, वो तो हमारे साथ आने वाले हैं। तो ये अच्छा, इसके बाद आरजेडी की जेडीयू की तरफ से कोई इस पे स्पष्टीकरण नहीं आया है कि क्या आप इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं, या आप क्यों नहीं गए, नीतीश कुमार क्यों नहीं गए, इसको लेकर क्या बात है, क्या थी। योगी आदित्यनाथ ने नहीं गए तो उन्होंने अपना एक भले ही वो बहाना, जो आप उसको बहाना कह सकते हैं, जैसा बजट 27, क्योंकि बजट तो पेश हो चुका था जब उनका ट्वीट आया है, बजट पेश हो चुका था, तो आप शामिल हो सकते थे। अच्छा, उसमें नहीं शामिल होते आप तो गठबंधन जो मुख्यमंत्रियों की बैठक में आ जाते, उसमें आ जाते, आप नहीं आए। तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि कुछ ना कुछ एनडीए में बहुत ज्यादा गड़बड़ जो है वो चल रहा है, और नीतीश कुमार इसीलिए उस बैठक में नहीं आए। और दिल्ली भी जब आए थे तो उनका पहले कार्यक्रम था, दोनों बार उनका, मतलब दिसंबर में आए थे तब भी और अभी जब आए तब भी, दोनों बार उनका प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम था, दोनों बार वो प्रधानमंत्री से बिना मिले लौटकर चले गए हैं। तो ये बात साफ तौर पर समझी जा सकती है कि कुछ ना कुछ जो है एनडीए में गड़बड़ चल रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। हम लेदू जी, पिछले कई महीनों से ये देखने में आ रहा है कि किस तरह से नीतीश कुमार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उनके साथ उनकी मुलाकात ना हो। अमित शाह पटना जाते हैं, वहाँ वो अपना कैंसिल कर देते हैं क्योंकि नीतीश कुमार के साथ उनकी मीटिंग नहीं होती है। नीतीश कुमार जब भी दिल्ली आ रहे हैं तो वो बिना प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री अमित शाह से मिले हुए चले जा रहे हैं। तो लगातार यानी उस स्थिति से बच रहे हैं कि आमना सामना हो या एक साथ बैठना हो। जाहिर सी बात है कि अगर शपथ ग्रहण समारोह में गए होते तो वहां भी साथ मिलते ही बैठते। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी है। हमारे साथी अविनाश से हम कहेंगे कि अगर इस पूरी क्रोनोलॉजी पर कुछ अगर उनके पास और जानकारी हो तो अविनाश जी जरूर बताएं, और दर्शकों को इस नीतीश कुमार की जो ये सारी चल रही है पूरी ये एनडीए गठबंधन के भीतर, क्योंकि चिराग पासवान, हालांकि बताया जा रहा है कि वो बाहर है, विदेश में है, लेकिन चिराग पासवान की दूरी भी एनडीए से दिखाई पड़ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण तो जीतन राम मांझी जो कह चुके थे कि मैं तो कैबिनेट छोड़ दूंगा, इस तरह की बात भी कर चुके हैं। औकात बता रहे, औकात समझा रहे थे, औकात समझा रहे थे, मंत्रिमंडल छोड़ दूंगा, मंत्रिमंडल छोड़ दूंगा, तो वो भी नहीं आए। आखिर वो तो दिल्ली में ही रहे होंगे, वैसा तो है नहीं कि शपथ ग्रहण हो रहा है तो चले गए हो पटना, और गए भी हैं तो कौन सी मुश्किल है, हमारी आपकी तरह यात्रा उनको तो करनी नहीं है कि उनको मुश्किल होगी, टिकट नहीं मिलेगा, आ सकते हैं। ये सारी चीजें क्या बता रही? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो बिहार एनडीए उनमें जितनी पार्टियां हैं उनका कोई भी चीफ नहीं पहुंचा जी। पशुपति पारस के लिए तो ये कहा जा रहा है कि उनको बीजेपी एनडीए में मानती है लेकिन बुलाती नहीं है। हाँ, लेकिन उनको तो आरजेडी नेता लालू यादव कह ही चुके कि तो हमारे ही है। हाँ नहीं तो हाँ वो बात है कि भाई पशुपति पारस जैसे नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है वो सबके हैं, आज की तारीख में वो चीज पशुपति पारस के लिए कही जा रही है कि वो सबके हैं, लेकिन चुनाव के समय वो किसके होंगे ये सबसे बड़ी बात है। बीजेपी पशुपति पारस का इस्तेमाल करना चाह रही है चिराग को लेकर, ताकि चिराग पर दबाव बना रहे, और इसीलिए क्योंकि जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था ये तो बहुत पहले ही तय हो गया था। बीजेपी ने ये जरूर नहीं बताया था कि सीएम कौन होगा, लेकिन शपथ 20 तारीख को हो रही है, ये 10 दिन पहले ही तय हो चुका था, और उसके बाद जगह टाइम सब कुछ तय था। हाँ, सब कुछ तय, शपथ लेने वाला तय नहीं था, बाकी सब कुछ तय था। हाँ, बाकी सब कुछ तय हो चुका था, बस सीएम कौन बनेगा इसको लेकर जरूर 48 नाम चलते हैं, चर्चाओं बने हुए थे कि 48 में से किसके नाम की पर्ची खुल जाएगी, तो वो रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव पास हो गया। लेकिन जब 20 तारीख पहले से ही तय हो गई थी तो जाहिर सी बात है चिराग पासवान का इंडिया में नहीं होना, तो ये कहा जा रहा है कि भाई वो टूर पर गए हुए, तो जब पहले से ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय था तो उन्हें अपना प्रोग्राम उस हिसाब से सेट करना चाहिए था, क्योंकि 10 दिन पहले ही जो रेखा गुप्ता की शपथ थी
वो तय हो चुकी थी। और दूसरी बात ये है कि चिराग पासवान तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के किसी नुमाइंदे को भी नहीं भेजा है। और यही हाल जीतन राम मांझी का है, ना तो जीतन राम मांझी आए हैं, ना ही उन्होंने अपनी पार्टी से किसी को भेजा है। तो यदि आप जैसे नीतीश कुमार तो अब एक तरीके से ये हो गया है कि दिल्ली में एनडीए की कोई भी बैठक होती है तो उसमें उनके 2 लोग हैं, चले जाते हैं, वो लल्लन सिंह, संजय झा जी, इन 2 को उन्होंने अपॉइंट कर दिया कि भाई आप लोग ही जाइएगा, आप लोग बीजेपी के ज्यादा करीबी दिल्ली की बीट आपके पास है। आप बीजेपी के ज्यादा करीबी हैं, तो वो उन्हीं को भेज देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार पिछले 2 महीने से ज्यादा समय हो गया है बीजेपी के किसी भी बड़े लीडर से नहीं मिल रहे हैं। और इस बीच में आपने देखा होगा जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से बयान आ रहे हैं एक के बाद एक कि भाई नीतीश कुमार तो हमारे हैं, या नीतीश कुमार के लालू यादव से अच्छे संबंध हैं। तो क्योंकि चुनाव में अभी 8 महीने का वक्त है, और नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है वो जो भी फैसला लेते हैं वो अचानक फैसला ले लेते हैं, और उनके जो करीबी होते हैं उनको इसकी खबर तक नहीं होती है। तो नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, तो ये बात तो ना तो अभी बीजेपी को पता है और ना ही आरजेडी को पता है। अगर आरजेडी से उनकी बातचीत हो भी रही होगी तो जाहिर सी बात है वो सीधा जो उनका लिंक होगा वो सीधा लालू यादव से ही होगा। और जो भाई बीरेंद्र सिंह है उनका जो बयान है, आप ये देखिएगा पिछली बार जब 26 दिसंबर को 2024 को भाई बीरेंद्र सिंह का पहला बयान आया था, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार कभी भी हमारे साथ में आ जाएंगे। बोले राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, और नीतीश कुमार के तो लालू यादव से पहले से ही वो बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। तो तब भी ये कहा गया था कि ये बयान भाई बीरेंद्र सिंह ने नहीं दिया है, बल्कि ये लालू यादव ने बयान दिया है। और जब जेडीयू की तरफ से इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो उसके 5 दिन बाद फिर लालू यादव का बयान आया। और इस बार भी यही कहा जा रहा है कि भाई बीरेंद्र सिंह का बयान तो आ गया है। अब यदि इस पर जेडीयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, मतलब खुलकर विरोध नहीं होता है, तो मान के चलिएगा कि जो लालू यादव है उनकी तरफ से कोई दूसरा बयान फिर भी आ सकता है। तो अब ये देखना है कि भाई बिहार में आगे जो अभी तो फरवरी चल रहा है और चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने हैं, और अंतिम समय पर, क्योंकि अभी जो लेकिन एक चीज फिर ये सारी चीजें जो चल रही हैं अविनाश, इसको देखते क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है? चुनाव आने वाले हैं, क्या सच में वो चीजों का तौल रहे हैं कि इधर फायदा है कि उधर फायदा है, या हमारी पार्टी का भविष्य क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब उनको अपना भविष्य भी बड़े खतरे में दिख रहा है। अभी तक तो ठीक था कि आप चाहे गठबंधन कोई भी हो, मुख्यमंत्री आप ही बन रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी ने अपनी मंशा बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि वो चाहते क्या है। दिल्ली के चुनाव के बाद ये चीज और भी स्पष्ट हो गई है, और जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया में धांधली के आरोप लग रहे हैं, चुनाव आयोग घिरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी इन चीजों को तो देख ही रहे हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो सीएम पद है। वो बीजेपी से साफ साफ कह चुके हैं कि जो महाराष्ट्र में हुआ कि भाई आपने कह दिया कि हमारे पास सीट ज्यादा आई है तो हमारा सीएम बनेगा, तो उनका कहना साफ है कि भाई पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, फिर सीट किसकी कितनी आनी है इससे कोई मायने नहीं रखेगा। जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, जो सीएम फेस बनाया गया है, सीएम वही बनेगा। बाद में ये नहीं कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड उसको चुने। और दूसरी बात ये है कि जो सीट का फॉर्मूला, सीट बंटवारे का फॉर्मूला, नीतीश कुमार का साफ साफ कहना है कि महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बिहार में लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तो आपने एकनाथ शिंदे से जस्ट डबल सीटें ले ली थी, लेकिन यहाँ मामला बराबरी का है। जितनी सीट बीजेपी लड़ेगी उससे ज्यादा सीट नीतीश कुमार मांग रहे हैं, और इसी को लेकर पेच फंसा हुआ है। और नीतीश कुमार का सीधा सीधा कहना यही है कि जब तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हो जाता, जब तक सीएम उम्मीदवार तय नहीं हो जाता, तब तक आगे की बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं है। और इसीलिए वो जो बीजेपी हाईकमान से बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो, इनसे मुलाकात से वो दूरी बना रहे हैं। इनसे मुलाकात की जिम्मेदारी एक तरीके से उन्होंने संजय झा और ललन सिंह पर ही सौंप दिएगी। बिल्कुल, अपने खुद नहीं मिल रहे हैं, और ये भी होगा कि कब वो पलट कर चले जाएं तो उसके लिए वो बहुत भूमिका इधर नहीं बनानी पड़ेगी, सफाई नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अमलेंदु जी, अगर ये देखा जाए कि उसमें नीतीश कुमार तो ठीक है, जो दूसरे सहयोगी दल है, महाराष्ट्र वाले तो खैर आए, उन्होंने अपनी एकजुटता दिखाई। ये अलग बात है कि एकनाथ शिंदे ने यहाँ भी बता दिया कि हमारी योजना किस तरह से चुनाव भी जिताई, लेकिन हमको भी हटाया गया और हमारी योजनाओं को भी अब धीरे धीरे खिसकाया जा रहा है। पर बिहार में जो दूसरे एनडीए के घटक दल हैं, वो क्या सोच रहे हैं? क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, यानी एनडीए के साथ अपना राजनीतिक भविष्य उज्जवल नहीं देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन में आने की फिराक में है, या फिर कुछ और चल रहा है?
बिल्कुल समीर जी, देखिए एनडीए में काफ़ी ज़्यादा फूट पड़ रही है और बिल्कुल एकदम टूट के कगार पर खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इसके लिए मुख्य रूप से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की नीतियां जो हैं वो जिम्मेदार बताई जा रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से अपने सहयोगियों को हजम करने की भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है, उससे ये तमाम दल जो है वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। अब महाराष्ट्र में जिस तरीके से अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, और एक तरीके से देखा जाए समीर जी, खत्म ही कर दिया। अगर मतलब अब जो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मंत्रिमंडल में है, तो बीजेपी के रहमो करम पे है। बीजेपी जिस दिन चाहेगी उस दिन इनके 5-5 विधायक तोड़ के अपनी अलग से सरकार बना लेगी, और इनकी पार्टी में भी दूसरे अजीत पवार और दूसरे एकनाथ शिंदे पैदा हो जाएंगे। और अभी ये खबरें भी आ रही थी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी तोड़ी जा चुकी है, विधायक तोड़े जा चुके हैं। कोई एक विधायक जो एक मंत्री है उनका नाम आ रहा था कि उनके नेतृत्व में तोड़ी जा रही है पार्टी, तो इसीलिए एकनाथ शिंदे काफी ज्यादा नाराज दिखाई जा रहे थे, बताए जा रहे थे। तो अब जो ये सब चीजें आ रही है, अब जीतन राम मांझी ना आ जाए, जीतन राम मांझी तो कह चुके हैं भाई आप अपनी पार्टियों में रैली में लेकर जाते हैं हमारे आदमी को, और हम ही को आप जो है सीट नहीं देते, यहाँ तक कह चुके, और ये कह चुके हम औकात बताएंगे। तो ये सारी चीजें, चिराग पासवान जो है किस तरीके से बीच में नाराज घूम रहे थे, लेकिन फिर जो है तेजस्वी से मुलाकातें हो रही थी, लेकिन तेजस्वी से मुलाकात होती, जैसे उनको नजदीकी जो थे वो पांडे, क्या हुलास पांडे, उनके घर जब ईडी के छापे पड़े तो उसके बाद शांत हो गए एकदम से चिराग पासवान। उससे पहले वक्फ बोर्ड को लेकर और तमाम मसलों को लेकर वो अपनी आपत्तियां दर्ज कराते रहे कि हमसे पूछा ही नहीं गया, मंत्रिमंडल में बातचीत ही नहीं हुई, अपनी नाराजगी वो एक तरीके से बताते रहे। अभी जो तेलंगाना की सरकार ने रमजान की छुट्टियों को लेकर जो नीति लागू की, उसको लेकर बीजेपी ने बड़ा हल्ला मचाया, लेकिन तेलंगाना के बगल में आंध्र प्रदेश में जब चंद्रबाबू नायडू ने वही पॉलिसी लागू कर दी तो भारतीय जनता पार्टी खामोश हो गई। तो यानी वो अपने सहयोगियों पर जिस तरह की दबाव बनाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अब वो दबाव बना भी नहीं पा रहे हैं, ये भी साफ दिख रहा है, क्योंकि अब सहयोगी दलों का दबाव बीजेपी पर ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, खासकर अगर केंद्र में सरकार में देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके और उसमें बिहार की पार्टियां काफी वो भी बहुत एग्रेसिव दिखाई पड़ रही है। हाँ, क्योंकि बिहार में इस बार चुनाव होना है, और बिहार के जो एनडीए के दल है, सहयोगी जो दल है, उनको इस चीज का एहसास है कि अगर वो अपनी आइडियोलॉजी को बदलते हैं, चेंज करते हैं, बीजेपी के हिसाब से चलेंगे तो वो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इस समय बीजेपी को अपने सहयोगियों की जरूरत ज्यादा है, ना कि सहयोगियों को बीजेपी की जरूरत है। सहयोगियों के पास में तो ऑप्शन भी है कि भाई वो महागठबंधन के साथ में चले जाए। हाँ, बीजेपी के पास कौन सा ऑप्शन है? बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यदि आज की तारीख में चिराग पासवान महागठबंधन के साथ जाना चाहते हैं तो चिराग पासवान का वहां स्वागत ही होगा। वो लालू यादव या कांग्रेस चिराग पासवान से मना नहीं करेगी, तो वही हालत जीतन राम मांझी की है। लेकिन बीजेपी को यह पता है कि चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी, अगर उनके पास खिसक जाते हैं तो ये 2-3% वोट भी यदि एनडीए से महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि बिहार में जो लीडर हैं उनके पास में अपना अपना एक वोट है, और उसी ताकत के हिसाब से वो सीट की बार्गेनिंग करते हैं। बिल्कुल। और बीजेपी को भी ये पता है कि ये वोट बीजेपी को नहीं तभी मिलेगा जब सहयोग में रहेंगे। यदि चिराग पासवान पाला बदलेंगे तो जो पासवान समाज का 4.5-5% वोट है, वो मैक्सिमम वोट चिराग पासवान के साथ चला जाएगा। और चिराग पासवान के तेजस्वी यादव से रिश्ते बहुत अच्छे माने जाते हैं। इस चीज को तो चिराग पासवान कई बार खुलकर बोल चुके हैं कि हमारे निजी रिश्ते तेजस्वी यादव से बहुत अच्छे हैं। तो एक तरीके से कहा जाए, चिराग पासवान सीधा सीधा बीजेपी हाईकमान को मैसेज दे रहे हैं कि अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं की गई, और दूसरी बात ये, चिराग कई बार ये भी बोल चुके हमें दिल्ली की राजनीति नहीं करनी है, हमको बिहार की राजनीति करनी है। बिल्कुल, तो उनका भी फोकस पूरा उधर ही है, और ये तमाम वजहें बता रही हैं कि एनडीए में किस तरह से खटपट चल रही है, और बिहार से बड़ा कोई फैसला एनडीए गठबंधन को लेकर जल्दी ही आ सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इतनी सारी जानकारी। हाँ, उसी पर मैं आ रहा था कि एक और बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। हाँ, जी। जस्टिस सूर्यकांत है, उन्होंने सुनवाई के दौरान एक बहुत गंभीर टिप्पणी की है दिल्ली हाई कोर्ट को लेकर। जी। और जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वह घृणित है। ये शब्द इस्तेमाल किए हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिल्ली हाई कोर्ट इज समथिंग डिस्गस्टिंग। और उन्होंने कहा है कि अग्रिम जमानत का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट द्वारा 30-40 पेज लिखना ट्रायल कोर्ट को यह संकेत दे रहा है कि आपको दोषी ठहराने के लिए यही कारण है। वास्तव में यह एक दोष सिद्धि आदेश है। जी,
ये बहुत गंभीर टिप्पणी जो है जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में की है, दिल्ली हाई कोर्ट में जो चल रहा है उसको लेकर समीर जी। और आप समझा जा सकता है कि ये टिप्पणी अगर किसी खास केस में आई है और पूरी अगर हाई कोर्ट में टिप्पणी है तो अरविंद केजरीवाल के केस किस तरीके से या उमर खालिद के केस किस तरीके से, तमाम और केसेस जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट से रिजेक्ट होकर आए हैं, उसको लेकर भी उस आलोक में भी इसको समझा जा सकता है। यानी ये बहुत गंभीर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है हाई कोर्ट के लिए, और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स के लिए इसके पहले भी जो केसेस में सुनवाई हो रही थी उसमें भी टिप्पणियां की गई हैं कि उनको जिम्मेदारी से करना चाहिए। तो एक गंभीर टिप्पणी है। एक और महत्वपूर्ण खबर है अमलेंदु जी, अमेरिका जिस तरह से भारत पर एक के बाद एक झटके दे रहा है, दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, उसी में एक और बात आई है कि जो 21 मिलियन डॉलर भारत में खर्च किए गए, दिए गए यूएस एड के तहत और चुनाव में वोटर टर्नआउट के लिए, यानी यहां पर कैंपेन के लिए कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा रहे, उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसको जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार है उन्होंने फैक्ट चेक किया है, उसको झूठा करार दिया है, गलत करार दिया और कहा गया कि भारत को तो पैसा दिया ही नहीं गया। क्या और क्या पूरी है जानकारी? हाँ समीर जी, ये कि जो उसकी इंडियन एक्सप्रेस की जो फैक्ट चेक है और उन्होंने जो अपनी लीड स्टोरी प्रकाशित की है और उसका हेडिंग उन्होंने दिया है कि टीम मस्ट फ्लैक्स ट्रम्प वेव्स बट ए फैक्ट चेक $21 मिलियन डिड नॉट गो टू इंडिया फॉर वोटर टर्नआउट वाज फॉर बांग्लादेश। यानी जो इन्होंने, इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इंडियन एक्सप्रेस को, उसमें ये बताया गया है कि ये पैसा भारत के लिए नहीं बल्कि ये बांग्लादेश में खर्च किया गया। यानी एलन मस्क ने झूठ बोला और ट्रंप ने उस झूठ को आगे बढ़ाया। और प्रधानमंत्री के माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने जो है भारत के ऊपर एक तोहमत लगा दी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ट्रंप की उस तोहमत को लेकर ही यहाँ कांग्रेस पर और दूसरे सवार हो गई। और जबकि ये पैसा यहाँ आया ही नहीं था, और जो पैसा आया भी था वो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी उसमें पैसा दिया था जो जब पहले आया था उसको लेकर। और स्मृति ईरानी जो थी यहाँ उसकी ब्रांड एम्बेसडर चीजें कांग्रेस ने पैसा दिया बांग्लादेश को। एलन मस्क ने कहा कि ये पैसा भारत को दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने उसी तरीके से उसको फॉरवर्ड कर दिया, बिल्कुल जैसे यहाँ पर व्हाट्सएप के मैसेजेस फॉरवर्ड किए जाते हैं जी। तो वो एलन मस्क की बातों को, जबकि एलन मस्क कई और मुद्दों पर गलत साबित हुए। हाँ, कई मुद्दों पर गलत साबित हुए। दूसरा समीर समझा ये जाता है जो चर्चाएं हैं वो ये कि चूंकि भारत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे 100% टैरिफ लगाया हुआ था और बाद में उसको एक तरीके से समझौते के तहत जो 15% कर दिया गया, तो ट्रंप और मस्क जो है वो शायद भारत पे दबाव देना चाहते हैं कि जो उनकी कंपनी टेस्ला यहाँ आए तो फिर उस पर टैरिफ जो है जीरो कर दिया जाए, ताकि भारत का जो वाहन उद्योग है खासतौर से उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। चूंकि एलन मस्क मतलब ट्रंप ने कहा भी कि जो वहाँ जो टैरिफ लगता है उससे वो टाटा जैसी गाड़ियां जो निर्माता है उनका संरक्षण करते हैं और हम पे जो 100% टैरिफ लगा देते हैं। यानी एक तरीके से जो भारत के उद्योग हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए और अमेरिका का जो उसको फायदा पूंजीपति है जो ट्रंप का नजदीकी एलन मस्क, उसको फायदा पहुंचाया जाए, उसके लिए भारत सरकार काम करे। अब देखना ये होगा कि वो जो रतन टाटा साहब जो संघ के मुख्यालय भी हो आए थे, तो अब खैर नहीं रहे इस दुनिया में, जहां नहीं हो गए, लेकिन उनकी कंपनियां जो है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए ये मोदी सरकार जो है वो ट्रंप को और इसको एलन मस्क को और क्या क्या रियायतें देती है। लेकिन कांग्रेस ने इस पर सख्त टिप्पणी की है, वो आप बता जी बिल्कुल, कांग्रेस ने इस पर टिप्पणी की है, प्रतिक्रिया जताई है। जो 21 मिलियन डॉलर भारत को देने की बात कही गई थी और जबकि वास्तव में मिला है, दिया गया है वो बांग्लादेश को। तो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है और उसमें अखबार की उस खबर की कटिंग लगाते हुए, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की, कि ट्रंप और मस्क ने मिलकर यूएस एड को लेकर झूठ बोला। इस बेसिर पैर के झूठ को भारत में बीजेपी और गोदी मीडिया ने फैलाया, लेकिन अब सच सामने आ गया है। 21 मिलियन डॉलर भारत में नहीं बांग्लादेश में खर्च किए गए। वहां ये पैसा जनवरी 2024 के पहले के चुनाव से पहले खर्च हुआ है। तो ये पैसा भी, और क्या बीजेपी और मीडिया इस झूठ के लिए माफी मांगेगा? तो बड़ी हैरानी की ये बात है कि वहाँ एलन मस्क ने एक गलत खबर दी डोनाल्ड ट्रंप को, अपने राष्ट्रपति को। उन राष्ट्रपति ने यहाँ बोला सभा में, किसी एक कार्यक्रम में, और यहाँ पर उसको बिल्कुल सही तरीके से साबित कर दिया गया। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने उसको फैक्ट चेक किया तो उस झूठ को पकड़ा है
और वो झूठ ये है कि जो 21 मिलियन डॉलर भारत में वोटर टर्नआउट के लिए खर्च किए गए, यानी यहाँ पर एक अभियान चलाने के लिए कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, वास्तव में वो पैसा दिया गया था बांग्लादेश को। और तो ये बड़ी एक गंभीर बात है कि कैसे किस तरीके से एक देश का राष्ट्रपति इतना बड़ा झूठ बोल दे रहा है। उन्होंने वेरीफाई भी नहीं किया कि एलन मस्क जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, हालांकि वो गलत कहेंगे इसका उनको अंदाज़ा नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अमेरिका के वो राष्ट्रपति हैं, उनको इतना तो फैक्ट चेक करना चाहिए था कि हम किसको पैसा दे रहे हैं और किसके लिए बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी। और आज पवन खेड़ा जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, वो 12:30 बजे उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 12:30 तो बज चुके हैं, उसके हाथ से चल रही होगी, उसको भी हम लोग देखेंगे बिल्कुल कि क्या कहते हैं पवन खेड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन ये बड़ा मुद्दा बन गया है भारत में, क्योंकि इसको लेकर किस तरीके से जो बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को और विपक्षी पार्टियों को घेरने की कोशिश की है। हाँ, उसको घेरने की कोशिश की, और जबकि उसमें तो नीति आयोग को भी पैसा आया है, जिसके प्रधानमंत्री जो चीफ है, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं जी। और ये खबरें भी आ रही हैं कि स्मृति ईरानी भी जो थी उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी। ये खबरें भी आ रही हैं कि जो अन्ना आंदोलन चला था उसमें भी उसका पैसा था, उसमें भी आरएसएस भाजपा जो साथ थे अन्ना के, इस तरीके के आरोप भी हैं। तो आरोप बहुत सारे हैं, और उस समय तो कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए पैसा आया था क्या? बिल्कुल, ये भी तो अब इस पे अब बहस होगी मुझे लगता है। अब पवन खेड़ा जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें क्या क्या बातें रखते हैं वो देखना होगा। लेकिन ये मसला जो अब तूल पकड़ता जा रहा है कि ट्रंप भी जो है वो एक तरीके से लगता है कि स्वयं सेवक हो गए यहाँ, शाखा ज्ञान उनको भी जो यहाँ से भी मिल के आया, हो सकता है यहाँ आए हो कभी शाखा में, जब यहाँ आए थे नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में तो किसी शाखा में शामिल हो गए होंगे, तो अब इस तरह की चीज़ें वो सीख रहे हैं, ये समझा जा सकता है। बहरहाल ये बड़ा मसला बनता चला जा रहा है। ये भी समझा जा सकता है कि एलन मस्क को ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें मिलें, इसलिए एक तरीके से एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप मिलकर जो है वो भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। वो दबाव बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, और इसको इस चीज़ से भी समझा जा सकता है कि जो वहाँ पर भारतीयों को यहाँ भेजा जा रहा है, देश भर में इतना विरोध हो रहा है, संसद में विरोध हुआ, लोग सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, विधानसभा में, गुजरात विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में, कि वहाँ पर जो भारतीयों की वापसी की जा रही है, अमेरिका जिस तरीके से भेज रहा है वो कितना अमानवीय तरीका है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ रहते हुए भी, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हुए भी ये एश्योरेंस नहीं ले पाए कि भारतीय नागरिकों को इस तरह से न भेजा जाए। तो ये बड़े सवाल उठ रहे हैं सरकार पर और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि आखिर अपने देश के नागरिकों को इतनी बेइज्जती के साथ वो भारत में जो लाया जा रहा है, इसके लिए वो कैसे तैयार हो जा रहे हैं, ये तमाम मुद्दे। और अब ये जो बात आई है कि भारत में पैसा दिया गया वोटर टर्नआउट के लिए, उसमें वो पैसा दिया ही नहीं गया, और ये इतना बड़ा झूठ अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से फैलाया गया, और फिर यहाँ पर मीडिया ने उसको किस तरीके से एक कहिए कि मैनिपुलेट किया, अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई। बहुत ये बड़ा आरोप है, लेकिन ये तो ऐसा आरोप है कि जिस पर सभी को हमला बोलना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करनी चाहिए, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक रूप से सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको, ये जो खबर है, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हाँ बिल्कुल समीर जी, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ट्रंप की तरफ से भी नहीं आई है, भारत सरकार की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना होगा ये प्रतिक्रिया कब आती है और कब नहीं आती है, और कोई आती भी है प्रतिक्रिया की नहीं आती है, या अभी भी जो है वो उसी तरीके से प्रोपेगेंडा चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ तो प्रोपेगेंडा चाहिए होता है किसी न किसी तरीके से। तो अब वो प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, इसको लेकर पूरा कांग्रेस जो इस समय समीर जी हमलावर हो गई है ट्रंप के ऊपर और बीजेपी के ऊपर, ये ठीक से जो है वो समझा जा सकता है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पवन खेड़ा की, और देखते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन होता है, क्या क्या बातें कही जाती हैं, क्या क्या और चीज़ें रखी जाती हैं, ये देखना होगा। बहरहाल ये मसला अब तूल पकड़ता जा रहा है, बड़ा बनता जा रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के गले की एक तरीके से कहा जाए वो फांस बनता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, और कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो हम आपको सीधे वहां ले चलेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस अब हमलावर हो गई है, और बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के बारे में किस तरह से झूठ फैला रहे हैं, और उस झूठ को यहां पर भी एक तरीके से उन्हीं की बातों को यहां बढ़ावा दिया जा रहा है और उसको सही मान लिया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा काम किया है इंडियन एक्सप्रेस ने, उन्होंने फैक्ट चेक किया है, सारे डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये बताया है कि ये बिल्कुल गलत है, और ये 21 मिलियन डॉलर यानी लगभग 2.1 करोड़ डॉलर ये दिए गए हैं बांग्लादेश को, और बताया जा रहा है कि वो भारत को दिया गया है। मतलब
पैसा भारत को दिया भी नहीं गया और बता रहे हैं कि भारत। और आप देखिए अमलेंदु जी, अगर होगा हमारे पास, हम अपनी टीम से कहेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की उस क्लिप को भी दिखाएं जिसमें उन्होंने कहा कितना मजाक उड़ाते हुए और बिल्कुल एक तंज कसते हुए कह रहे हैं कि हम भारत को क्यों पैसा दे रहे हैं। दिए नहीं है लेकिन वो कह दे रहे हैं क्योंकि उनके जो सलाहकार हैं एलन मस्क, उन्होंने उनको बता दिया कि भारत को पैसा दिया गया है। हाँ बिल्कुल, अब एलन मस्क ने बता दिया तो ट्रंप ने भी बता दिया। हाँ। यानी एलन मस्क की या ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ मोडानी का आरोप लगता रहता है जी, वहाँ एलन मस्क और ट्रंप की कोई संधि हो गई है, इस तरीके से लगता है। और एक से देखा जाए कि दोनों जगह जो है वो ये दो पूंजीपति जो है सरकारों को, देश की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। ट्रंप तो खैर खुलकर कर रहे हैं। यहाँ अच्छी बात यह है कि यहाँ खुलकर लोग सामने नहीं आए हैं, पर्दे के पीछे से खेल करते हैं, व्यक्तिगत मामला बता दिया था, सरकार बनाने बिगाड़ने के खेल में शामिल रहते हैं, मुलाकात करते हैं, लेकिन सामने आकर अभी तक बच रहे हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जब इस तरह की चीजें रहेंगी तो यहाँ भी लोग खुलकर जो है आने लग जाएंगे। लेकिन वो मुझे लगता है कि वो स्थिति ज्यादा बेहतर है कि लोग खुलकर सामने आए। पर्दे के पीछे से खेल करना वो ज्यादा बुरा होता है। जी बिल्कुल। तो कांग्रेस क्या कहती है, क्या प्रतिक्रिया आती है कांग्रेस की, इस पर वो आपको बताएंगे। लेकिन कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो प्रतिक्रिया आई है वो बताएंगे। सुधींद्र भदौरिया का एक और ट्वीट आया है अमलेंदु जी, और वो कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर हमला बोल रहे हैं। अभी तो उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस बीएसपी को बुलाया ही नहीं गया था इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए, लेकिन अब उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। एक ताज़ा अभी ट्वीट आया है उनका, उसमें वो कह रहे हैं कि सुश्री बहन मायावती जी व बीएसपी के विरुद्ध व दलित शोषित समाज को कमजोर करने और उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने का कांग्रेस व अन्य शासक वर्ग का खास तौर पर यह पुराना रवैया है। जैसा कि मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था कि सत्ता की कुंजी जब तक दलित शोषित वंचित समाज की पार्टी बीएसपी के हाथ में नहीं होगी, ऐसा षड्यंत्र ये करते रहेंगे। तो ये ट्वीट उन्होंने उसके अपने बयान के बाद किया है। सो कुछ बयान उन्होंने जारी भी किया है उस पर कहकर। ये क्या लग रहा है, अचानक उनको उस ट्वीट के बाद ये बयान उनको देना पड़ा है? सफाई दे रहे हैं या फिर कोई दबाव आ गया उनके ऊपर अचानक? समीर जी, लगता है कि कोई दबाव आया होगा, चूंकि जो पहले उनका बयान आया था उसको बयान को उन्होंने ट्वीट भी किया है। तो जो एक एजेंसी का है तो हम उसको यहाँ जी मतलब उसका उन्होंने कहा तो उसको लेकर ट्वीट किया है, और जगह भी उनके बयान आए हैं भदौरिया साहब के। तो उन्होंने जो कहा था वो ये कहा था, जो हम लोगों ने चर्चा की थी कि उन्होंने कहा कि साहब वो बीएसपी मतलब बुलाया ही नहीं गया। और पहली बैठक हुई तो कहा गया कि उनको क्यों बुलाया जाएगा, फिर दूसरी उसमें कहा गया तो खड़गे जी ने कह दिया कि बुलाया ही नहीं गया। तो अब उसी की सफाई दे रहे हैं। और अमलेंदु जी अब सीधे रुख करते हैं पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर, जिसमें वो इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला कि भारत को $21 मिलियन दिए गए वोटर टर्नआउट के लिए। $21 मिलियन दिया गया बांग्लादेश को, बताया गया भारत को, और भारत सरकार उस पर खामोश है। उसके पहले तो उस पर राजनीतिक विवाद चल रहा था, लेकिन अब उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है कि ऐसा झूठ क्यों बोला गया और उस पर आप क्यों आपत्ति नहीं जता रहे हैं। वही बातें कह रहे हैं जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे पवन खेड़ा, कि किस तरीके से जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के खिलाफ तमाम फैसले लेने की घोषणा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन प्रधानमंत्री वहां शांति से खड़े हैं या मुस्कुरा रहे हैं। टैरिफ बढ़ा दिया गया कि आपके रेसिप्रोकल टैरिफ जितना आप लगाएंगे उतना ही हम भी आप पर इम्पोज करेंगे, लेकिन कुछ नहीं। और सबसे गंभीर बात तो ये कि वहां बैठकर उनके सामने वार्ता करने के बाद भी अपने नागरिकों के सम्मान की बात नहीं कर पाए। ये सबसे हैरानी की बात है, क्योंकि जिस समय वार्ता चल रही थी उसी समय वहां से जो डिपोर्ट किए जा रहे थे भारत के नागरिक, उनके हाथों में हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाई जा रही थी और फिर उनको पहनाकर यहाँ पर डिपोर्ट किया गया। हाँ बिल्कुल समीर जी, उनको यहाँ डिपोर्ट किया गया ठीक उसी समय जिस समय जो है प्रधानमंत्री ट्रंप से बात कर रहे थे, उसी समय वहाँ तैयारी की जा रही थी और अमेरिका ने बाद में उसका वीडियो भी जारी किया। हाँ, कि हम ऐसे ही करते हैं, ये भी कहा गया कि हम ऐसे ही करते हैं और ऐसे ही भेजेंगे, और एलियन कहा गया जी। और प्रधानमंत्री ने एक शब्द जो था इसको लेकर कोई अपनी आपत्ति दर्ज नहीं की, बल्कि ये कहा कि साहब ये जो है वो एक बड़ा मसला है, अवैध लोगों का आना जाना, और इसके लिए ट्रंप और हम मिलकर काम करें। ये सुझाव दिया। आप और ट्रंप मिलकर क्या काम करें, इसी तरीके से भारतीयों को हथकड़ियां पहनाकर बेड़ियां जलवा कर वापस मंगवाएं, यही आप मिलकर काम करें, ये समझा सकता है।
तो ये बस जो तमाम आरोप लगा रहे हैं और बड़ा एक इसका फैक्ट चेक हुआ है जिसमें सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं कि $21 मिलियन भारत को दिया गया यूएस एड के तहत। और ये झूठ वो क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे हैं एलॉन मस्क, जिन्होंने उनको ये बताया, ये जारी किया, लेकिन वो पैसा दिया गया है बांग्लादेश को। तो जबरदस्त आपत्ति जताई है कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर हो रही है। पवन खेड़ा ने उन सारे चीजों को और ये भी बताया कि इन सब के पीछे षड्यंत्र क्या है और प्रधानमंत्री क्यों खामोशी से जो अमेरिका जितने हमारे ऊपर एक सख्ती बरत रहा है उसकी प्रतिक्रिया, उस पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं, हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब ये बड़ा मुद्दा बन गया है कि किस तरह से भारत के खिलाफ अमेरिका षड्यंत्र कर रहा है, झूठ बोल रहा है, पैसा किसी और को दे रहा है और बता रहा है कि हम भारत में दे रहे हैं, चुनाव के लिए दे रहे हैं, वहां पर चुनाव के सुधार और वोटर टर्नआउट के लिए दे रहे हैं। खैर, इसको लेकर अब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। और एक राहुल गांधी की बात करें तो रायबरेली के दौरे पर हैं और वहीं उन्होंने ये बात कही कि एनडीए इंडिया गठबंधन में किस तरह से बीएसपी को लाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन बीएसपी ने उसको स्वीकार नहीं किया। आज फिर दूसरा दिन है रायबरेली दौरे का राहुल गांधी का और वहां भी उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत की है। हालांकि बीएसपी को लेकर जो उन्होंने बात कही उस पर बीएसपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीएसपी के एक नेता डॉक्टर सुधींद्र भदौरिया ने ये कहा कि उनको बीएसपी को नहीं बुलाया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने फिर ट्वीट किया और उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए उसी तरह से उन्होंने बुरा भला कहा है जिस तरह से सुबह बीएसपी नेता मायावती ने कहा है। आज के दौरे की तस्वीरें देखते हैं राहुल गांधी की, जब वो अपने संसदीय क्षेत्र में गए, तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की, साथ में उनके अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा भी रहे। राहुल गांधी का 2 दिन का ये रायबरेली दौरा और तमाम मुद्दे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएसपी को लेकर जो बात उन्होंने कही है, अब इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीएसपी के ऊपर उन्होंने एक बड़ा आरोप ही कहा जाएगा अमलेदु जी जो लगाया है उन्होंने। हाँ बिल्कुल, एक गंभीर आरोप जो है बीएसपी पर एक तरीके से लगाया है राहुल गांधी ने और वो जो उन्होंने कहा उसका असर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि कल भी 3 ट्वीट जो थे वो मायावती जी ने की और आज सुबह सुबह उठकर जो है उन्होंने 3 ट्वीट मायावती जी ने किए हैं। तो इसको लेकर ये साफ तौर पर देखा जा सकता है उसका असर हुआ। ये वो विजुअल है समीर जी, जो ये विजुअल्स है जो वहाँ आम लोगों से के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं इसको फुल स्क्रीन पर। इसमें किशोरी लाल शर्मा भी हैं जो अमेठी के सांसद हैं। इस बार के चुनाव में जो चर्चित सीटें रहीं, जिन पर जीत हार जो तय हुई थी, उसमें एक अमेठी की सीट भी थी जहां किशोरी लाल शर्मा जीते थे। पर आम लोगों से मिल रहे हैं, इसी तरीके से कई जगहों पर अलग अलग लोगों से मिलते हैं। इस समय 2 दिन का उनका दौरा है और एक बड़ी खबर ये भी आ रही कि दिल्ली में जो कैबिनेट कल शपथ ग्रहण हुआ, नए मुख्यमंत्री का चयन किया गया, कैबिनेट की बैठक भी हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद अब उनको विपक्षी पार्टियां याद दिला रही हैं कि आपने पहली कैबिनेट की बैठक में क्या वादे किए थे। यानी शुरुआत में ही उन वादों को तोड़ने की शुरुआत हो गई है, ऐसा विपक्ष के नेताओं का कहना है। आरजेडी के सांसद मनोज झा वो क्या कह रहे हैं, दिल्ली के जो मंत्रियों की पहली बैठक हुई कल, उसको लेकर सुनते हैं।